हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का थर्ड लेसन हिमालय की बेटियां करेंगे। इसके लेखक नागार्जुन हैं। तो मैं इस पाठ को समझा रही हूँ कि इस पाठ में क्या है, ताकि आपको ये लेसन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। पाठ का सारांश सुनने के बाद आप लेसन को भी पढ़ना, इससे आपका लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ये एक निबंध है। अब जैसे कोई आपका क्वेश्चन आ जाए वन वर्ड का कि हिमालय की बेटियां क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, तो इनमें से आप अगर बताओगे तो वो निबंध बताना। तो शुरू करते हैं इसका सारांश। इस निबंध में लेखक उन नदियों का वर्णन कर रहे हैं जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण करती हैं। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि वो नदियाँ को माता मानते हैं। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियाँ माता बन मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए तो उन्हें इन नदियों का एक अलग ही रूप देखने को मिला, और यह रूप देखकर वो बड़े हैरान हो गए कि हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। हिमालय पर्वत में जैसे वो पानी की धारा बहती है वो तो बिल्कुल पतली सी है, वो है गंगा, लेकिन जैसे वो पानी नीचे आता रहता है और वो बड़ी नदियों का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसके बारे में लेखक ने ये कहा है कि वो पहले तो एकदम पतली सी दिखाई देती है, लेकिन बाद में इसका रूप ऐसे इतना विशाल कैसे हो जाता है। और इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता, जैसे कि हिमालय पर्वत पर दिखाई देता है। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ, उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर नहीं हुआ था। क्योंकि वो बेटियां कौन है इसमें? नदियां। किसकी बेटियां हैं? हिमालय की बेटियां हैं। लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियां क्यों अतृप्त हैं, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर वो भागी जा रही हैं, कि जैसे ही हिमालय पर्वत से वो नदियां निकलती है तो कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ती जाती है। तो वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी हरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है, इसे छोड़कर वे आगे बढ़ जाती हैं। ये कौन है? नदियाँ। नदियों के बारे में बताया है। आगे जाकर जब वे मैदानी जंगलों में पहुँचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते? बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, कभी ऐसे सोचता है। लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई भी उत्तर नहीं मिलता। कि हिमालय पर्वत से अगर पूछा जाए, उनकी बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं इतनी ऊंची, तो उनसे पूछें कि बेटियों के बारे में, तो वो मौन रहते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में यह नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की
हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती हैं। अब हृदय की बूंदें क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमती है। जब गर्मियों में जैसे वो पिघलती है तो एक एक बूंद करके वो पानी बनती रहती है। तो इस पिघले हुए जो बर्फ़ है उसको हिमालय के हृदय की बूंदें कहा है। वह समुद्र यानी कि सचमुच बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। क्योंकि नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, बाद में लास्ट में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो इसमें कहा है कि जो पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ कौन थामता है? समुद्र। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसा खेला करती हैं। लेखक कहते हैं, अपने पिता की गोद में खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है कि ये तो ऐसे ही मतलब कि क्योंकि आवाज़ आती है जैसे झरझर करती हुई नदियाँ बहती हैं, लेकिन उन्हें यह रूप इतना लुभावना लगता है। वह हिमालय को ससुर, इसमें ससुर है मीन्स ससुर, तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करते कि हिमालय है क्योंकि वो बच्चों का पिता है और जो समुद्र है उसको दामाद मानना है क्योंकि वो नदियों का हाथ थामता है। कालिदास ने अपने मेघदूत, कालिदास की एक रचना है, उन्होंने रचना है वो है मेघदूत। ये अगर वन वर्ड क्वेश्चन आए तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि मेघदूत की रचना किसने की तो आपने लिखना है कालिदास ने। इस मेघदूत में वेत्रवती यानी कि बेवता नदी को प्रेसी के रूप में चित्रित किया है। प्रेसी मीन्स प्रेमिका के रूप में। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है कि लोक माता किसने कहा है? काका कालेलकर ने। परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उनके बाद प्रेसी का रूप भी देते हैं कि माता मानने से पहले बेटियां, उसके बाद प्रेमिका, उसके बाद माता। लेकिन इतनी ही नहीं, ममता का एक धागा और भी है, वह इन नदियों के साथ जोड़ा गया है। कौन सा? वो बहन का। वह इन्हें बहन भी बना लेते हैं क्योंकि थोलिंग तिब्बत में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर वन वर्ड पूछा जाए। तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह कौन? लेखक सतलुज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उनका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते हुए सुलझा देती हैं। वहीं बैठे बैठे लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता भी लिखते हैं। तो ये लेसन का सार था, आपको पूरा लगभग समझ में आ गया होगा। अब आप लेसन पढ़ोगे तो और भी अच्छे ढंग से डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, सार पढ़ने के बाद अगर लेसन पढ़ोगे तो आप, मैंने क्वेश्चन भी करवा दूँ तो आप क्वेश्चन अपने आप भी बना सकते हो क्योंकि लेसन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम ये प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, भारतीय संस्कृति में नदियों को माता कहा गया है, परंतु अपने इस निबंध में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेसी तथा बहन के रूप में भी चित्रित किया है। नदियाँ हिमालय की बेटियां हैं। पर्वतराज की गोद में इसकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है, नदियाँ बादलों की प्रेमिका है, उनसे वर्षा का उपहार पाकर यह प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने उफान पर आ जाती हैं। लेखक नदियों को बहन भी बना लेते हैं क्योंकि उनके किनारे बैठकर वह अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं क्या है? कौन सी विशेषताएं बताई गई है इस लेसन के अंदर? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। अगर सेंटेंस या वन वर्ड ऐसे पूछ लें कि दो बड़ी नदियां कौन सी है जो हिमालय से निकलती है, तो आपका एक आंसर कौन सा होगा? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की भी याद आ जाती है, जो इन दो बड़ी नदियों के बीच में बहती है। लेखक मानते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? ये इनकी खुद का नहीं है। ये तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तो धीरे धीरे जो पानी बनता है उसी से ही ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनती है। ये तो बस एक दयालु हिमालय के पिघले दिल की बूंदें हैं जो एकत्र होकर समुद्र की ओर प्रभावित होने लगती हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती हैं और यह नदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, नदियाँ माता स्वरूपिणी हैं। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन के लिए यह आवश्यक है, यह जीवनदायिनी है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बनाई और खेती करना शुरू कर दिया। क्यों? नदियों के पास लोग रहने लगे थे, अपनी झोंपड़ियाँ जैसे है, धीरे धीरे वो जनता लोग बढ़ते गए, वो बस्तियाँ बन गई। क्यों? पानी है, वहीं पर खेती करनी शुरू कर दी। तो और जो पेट पालता है तो इसलिए लोक माता कहा गया है, क्योंकि माँ का दर्जा इनको दिया है। नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक युग में पनबिजली परियोजना नदियों पर ही निर्भर है, बिजली बनती है जैसे। इतना ही नहीं, सदियों से नदियाँ गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। जैसे तेज है तो गंदगी भी बहाकर ले जाती है, फिर भी वे हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? नदियों की तो की है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनकी प्रशंसा की है। वो कौन कौन सी है, क्या क्या है वो? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। तो ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार आपको लेसन ना समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे ढंग से फिर देख ला करो, सुन ला करो, आपको क्लियर हो जाएगा लेसन। स्टूडेंट्स, इस समय कोरोना की महामारी जैसे चल रही है, तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई बीमार हो, जुकाम हो, तो वो घर पर ही रहें, अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और वैसे अगर जो सही है, बाहर जाना चाहें कोई काम की वजह से, बिना काम मत घूमें। अगर जाएं तो वो मास्क लगा कर जाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपना और समाज के अन्य लोगों का ध्यान रख सकते हैं। ये भी एक देश प्रेम की भावना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।